हेलो दोस्तों, आज फिर हम लोग अपनी नई क्लास लेके आए हैं स्टडी स्क्वाड पर। आज हम लोग सीखेंगे रैशनलाइजेशन। नंबर सिस्टम की क्लासेस चल रही थी और नंबर सिस्टम की जो मैंने पहले की जो वीडियोस बनाई हैं उनमें जो अगर आपको डाउट हो आप लोग कमेंट में लिख के हम लोगों को बता सकते हैं। और आप लोग कैसे हो, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद है कि आप लोगों की जो पढ़ाई चल रही है वो बेहतर चल रही होगी और आप लोगों से यही आशा है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को और अच्छा बना रहे होंगे। क्लास 9th में जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम का बहुत विशेष रोल है मैथ में, बिकॉज नंबर सिस्टम इज़ अ बेसिक है। किसका? एक बेसिक प्लेटफॉर्म है जो तैयार करता है हम लोगों को आने वाले टॉपिक्स के लिए कि नंबर सिस्टम कैसा है कैसा नहीं है। अच्छा, नंबर सिस्टम में हम लोगों ने एक्सरसाइज भी कुछ की थी, 1.1 भी की थी, 1.2 की थी, 1.3 की थी, शायद 1.4 नहीं की थी। लेकिन उसको जो 1.4 है उसमें कोऑर्डिनेशन टाइप में कुछ क्वेश्चंस हैं, ज्योमेट्री वाली क्वेश्चंस हैं, जिसमें बाय द ज्योमेट्रिकल बताया जाता है कि किस तरीके से √2 का मान डिफ़ाइन करें, √3 का मान डिफ़ाइन करें, √4 का। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग रैशनलाइजेशन पढ़ेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे। वर्गीकरण के बाद हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है बहुपद, पॉलिनोमल्स। उसको फिर बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है ज़रूर, लेकिन उम्मीद है कि इस वीडियो में आप लोगों को रैशनलाइजेशन यानी वर्गीकरण करना अच्छे से आ जाएगा। और साथ में आप लोगों को ये भी बता दें कि इस चैनल पे जितने भी लोग जुड़े हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, बिकॉज़ ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप शेयर करोगे तो हम लोगों का चैनल और अप होगा और अपग्रेड होगा, जिससे हम लोगों को और मोटिवेशन मिलेगी और हम लोग अच्छी से अच्छी वीडियो लाने में आप लोगों के लिए प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे। अच्छा, मेहनत से बता दें कि आप लोगों की जो मेहनत है वो क्लास 9th में ऐसी नहीं होनी चाहिए कि भाई हाई स्कूल में देख लेंगे, 9th में कुछ नहीं। 9th भी बहुत इंपॉर्टेंट है जितनी हाई स्कूल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 9th के बिना 10th कुछ नहीं है। 9th बेसिक है तो 10th अपग्रेड है। बात इतनी सी है कि हम लोगों को जो भी चीज़ पढ़ें उसको एक इस तरीके से पढ़ें कि कभी भूल है ना। समझ में आया? तो हम लोग बिना बातें किए हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग आपको थोड़ा एक चीज़ और बता दें कि पहला जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था वो था नंबर सिस्टम, मतलब अभी चल रहा है करंट में नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, ये लाइक दैट इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन नंबर एंड बहुत सारे किस्म के नंबर भी पढ़े। नेचुरल नंबर, होल नंबर कैसे होते हैं, इनकी क्या डेफिनेशंस होती हैं, वो किस तरीके से दिखते हैं नंबर, उनको हम पहचानें कैसे, आइडेंटिटी कैसे करें उनकी। हमने हर चीज़ को इसमें कवर किया था। नंबर सिस्टम में बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। और कहाँ हम लोग उसको ले गए थे, हम लोग ले गए थे डेसिमल पॉइंट तक ले गए थे। डेसिमल में भी रिकरिंग होता है, नॉन रिकरिंग होता है, टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो दशमलव वाले नंबर हैं वो किस तरीके से होते हैं और कितने दशमलव वाले नंबर जो हैं वो परिमेय संख्या कहलाते हैं। परिमेय का मतलब रैशनल नंबर। हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों नंबरों के बारे में भी पढ़ा था। रैशनल नंबर के बारे में भी पढ़ा था और इर्रेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ा था। अच्छा, ये दोनों नंबरों के बारे में हम लोगों ने जब पढ़ा था तो रैशनल और इर्रेशनल यहाँ पे स्टार्ट होता है अब नई स्टोरी कि रैशनल इर्रेशनल में ऐसा कौन सी विशेष बात है जो हम लोगों को ज़्यादा लंबे समय तक पढ़ना पड़ेगा, लंबे समय तक इस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। अभी यहाँ तक नहीं, इंटर तक आपको ये चीज़ प्राप्त होगी करने के लिए, लेकिन यहाँ सीखने को मिलेगा, यहाँ पर सीखने को आपको मिलेगा। अच्छा, पॉलिनोमल्स जो है पॉलिनोमल्स चैप्टर बहुत इजी रहेगा क्योंकि मैं पढ़ाऊँगा उसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में। नंबर सिस्टम थोड़ा थ्योरिकल पार्ट था, इस वजह से इसको पढ़ाने में समय ज़्यादा लग गया, थ्योरी कवर करने में समय लग गया, ठीक है। पॉलिनोमल्स जो चैप्टर है उसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं, उतना समझाने का कुछ नहीं है। तो देखो, नंबर सिस्टम में रैशनल नंबर की हम लोगों ने दो तीन नियम पढ़े थे। पहला नियम पढ़ा था कि रैशनल नंबर हमारा कैसा दिखना चाहिए। रैशनल नंबर में हमारा एक फॉर्म था, P/Q के फॉर्म का होना चाहिए, P/Q के फॉर्म का होना चाहिए। जब P/Q के फॉर्म में होगा तो इसकी दूसरी कंडीशन ये थी कि Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये थी कि ये दोनों P और Q दोनों कैसे होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए।
देन योर नंबर विल बी रेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर की क्या पहचान थी? इसके जस्ट अपोजिट, कि वो P अपॉन Q के फॉर्म का ना हो, P अपॉन Q के फॉर्म का ना हो, Q उसका बराबर 0 हो, अपोजिट, और P और Q दोनों इंटीजर ना हो, दोनों इंटीजर ना हो, दोनों इंटीजर ना हो। यानी कि ये था तुम्हारा कौन सा नंबर? ये था रेशनल नंबर। ये कौन सा नंबर था? रेशनल नंबर। बेटा ये कौन सा रेशनल, ये कौन सा था? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। और इर्रेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या दोनों किस्म के नंबर होते हैं। इनके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका। लिख लिया होगा आप लोगों ने।
अब हम इसको अरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि रैशनल नंबर की कितनी प्रॉपर्टी होती है और इरेशनल नंबर की कितनी प्रॉपर्टी होती है। रैशनल नंबर की हमने प्रॉपर्टीज़ को समझने के बाद समझा कि रैशनल नंबर किस तरीके से दिखेंगे। जैसे हमने कहा 5/2, 5/2, तो ये रैशनल नंबर होगा। बताने की तो कोई फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले ही से ऑलरेडी हम बता चुके हैं आप लोगों को कि P/Q के फॉर्म में इस तरीके से दिखता है। अगर कोई नंबर सिंपल दिया है इंटीजर के फॉर्म में 5, तो वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि इस नंबर के नीचे अगर हम ऐसे डंडा खींच के 1 लिख दें तो हम लोग इसको P/Q के फॉर्म में बना सकते हैं। जो 5 है वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर, और ये हो जाएगा तुम्हारा डिनोमिनेटर। इसको बोलते हिंदी में बेटा अंश, इसको बोलते बेटा हर। तो अंश और हर के अनुपात को हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखने को आ जाए तो लिख सकते हो, अंश और हर के अनुपात को या किन्हीं दो पूर्णांकों के अनुपात को, यानी टू नंबर्स इंटीजर रेशियो, द रेशियो, या ऐसा बोल सकते हैं कि द रेशियो बिटवीन टू नंबर, इट्स नॉन एज रैशनल नंबर। सिंपल सा है। रैशनल नंबर का कंपटीशन आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना सिंपल है, लेकिन आप लोगों को इतना ईजी है ये कि आप लोग इससे रिलेटेड हर सवाल को ऐसे चुटकियों में लगा सकते हैं। ठीक है, क्लास 8 में आप लोग ऑलरेडी फ्रैक्शंस पढ़ चुके हैं, तो फ्रैक्शन से रिलेटेड है। अब थोड़ा बहुत डेसिमल और रूट वगैरह आ जाते हैं तो इससे थोड़ा अच्छा रूट से ध्यान आया। अब हम लोग रैशनलाइजेशन समझेंगे। जैसे किसी ने लिख दिया 1/√2, 1/√2 का रैशनलाइजेशन करना यानी परमीकरण करना है। इसका परमीकरण करिए। तो परमीकरण करने के लिए जो एक नियम होता है वो सिंपल नियम ये है कि बीच में मल्टीप्लाई लगाकर ये वाला नंबर यहाँ लिख दो, इसी को यहाँ लिख दो, जिससे कि 1 का मल्टीप्लाई √2 में हो, √2 बन जाए, और √2 का मल्टीप्लाई जब √2 में हो तो फिर क्या बन जाए, √2/2। ये हमारी कंडीशन बन गई। ये हमारा हो गया आंसर, रैशनलाइजेशन हो गया जब फ्रैक्शन फॉर्म में 1 पॉइंट दिया गया हो। ये केस 1 है। कौन सा केस है, केस नंबर 1। समझ में आया। मल्टीप्लाई करना पड़ता है नीचे वाले नंबर का ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि इस नंबर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिससे हमारा एक नंबर तैयार होता है, उसे हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो जाए, क्योंकि हमें सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो। अभी आने वाले क्वेश्चनों में आप लोग समझोगे किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन में आसानी होती है, उस प्रकार आप लोग रैशनलाइजेशन को और स्पीड में करना सीख जाएंगे। अब जैसे कि हम और एग्जांपल दें, जैसे हम लिखें 1/3, 1/3 अकेला लिख दिया, तो 1/3 का रैशनलाइजेशन करो, अन्यथा की स्थिति में ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन रैशनलाइजेशन अगर करना ही है, अगर मन में है कि रैशनलाइजेशन हमें सीखना है, तो वही प्रॉपर्टी अगर सेम लगा दें, 3 ऊपर और 3 नीचे, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 3, और 3 3 जा ऑलरेडी 9 होता है। अब इसको हम अगर काटेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये 1/3 के फॉर्म में बन गया। समझ में आया। यहाँ देखने को क्या मिला कि 1/3 का जब रैशनलाइजेशन होता है तो 3/9 आता है। इसका मतलब कि हमारा जो नंबर आएगा वो थोड़ा ज़्यादा नंबर आएगा, जिसको हम डिज़ोल्व करके उसी को ले, जब इस नंबर को हम एडजस्ट करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो हमें ये नंबर मिलता है, इससे ज़्यादा नंबर मिला। अगर हम इसको डिज़ोल्व करते हैं तो हमें वापस से ये नंबर मिल जाता है। कहने का मतलब कि ये नंबर हम इस वजह से लेके आए, जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है किसी भी सिंप्लीफिकेशन में सॉल्व करने की, तभी हम इस नंबर का यूज़ कर पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में हम क्या करेंगे कि इस वाले नंबर को ही लिखा रहने देंगे। ज़्यादातर केस किसके बीच में आता है, रूट के केस में आता है। रूट वाले नंबर्स ऐसे होते हैं जिनमें हम लोगों को नीचे एक संपूर्ण नंबर बनाना पड़ता है। रूट होता क्या है, रूट को हम लोगों ने आपको पहली वाली क्लास में भी पढ़ाया था। जैसे कि 4 लिखा है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक, 2 की पावर 2 का मतलब होता है कि 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार, 2 बार किया गया। बात आई समझ में। तो हमने 2 का मल्टीप्लाई 2 बार किया, तो 2 2 जब 4 लिख दिया। जब इसका स्क्वायर हटता है तो इसका स्क्वायर हटने पर 4 के ऊपर रूट आ जाएगा। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो 2 बराबर रूट के अंदर 4, यानी √4 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई। गौर से सुनना मेरे दोस्त,
जब √4 की वैल्यू निकल के 2 आ गई तो हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते कि √2 मल्टीप्लाई √2, √2 मल्टीप्लाई √2, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, अगर √2 के अंदर लिखें, रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 बराबर √2 मल्टीप्लाई √2, यानी √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके पूरा 2 बन जाएगा। समझ में आया? यानी कि इस √4 के अंदर 2 मल्टीप्लाई 2 किया, √2 मल्टीप्लाई √2, दोनों का मल्टीप्लाई जब होगा तो हमें ये नंबर प्राप्त होगा। समझ में आया? √2 और 2 में कितना डिफरेंस है? 2 एक रेशनल नंबर होता है, 2 एक रेशनल नंबर है, हाँ है। 2 की वैल्यू रेशनल नंबर में गिनी जाती है। जब 2 की वैल्यू रेशनल नंबर में गिनी जाएगी तो हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये हमारा P/Q के फॉर्म में हो गया, हम इसे रेशनल नंबर आराम से बोल सकते हैं। लेकिन √2 की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो होती है 1.414, इसकी वैल्यू होती है 1.414, ये इसकी वैल्यू होती है 1.414, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा और दुगना हो जाएगा। जिस हिसाब से इसको हम बोल सकते हैं ये हमारा कैसा नंबर है। हमने डेसिमल के कुछ पार्ट्स पढ़ाए थे कि डेसिमल के रिकरिंग वाले जो पैटर्न है या रिकरिंग वाले जो नंबर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। और जो नॉन रिकरिंग टर्मिनेटिंग वाले नंबर हैं उनको क्या बोलेंगे? उनको हम बोलते हैं, सॉरी, रिकरिंग को बोलते हैं रेशनल नंबर और नॉन रिकरिंग को बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 2 का बराबर √4 आया है, तो √4 का 2 मल्टीप्लाई 2 किया तो हमारा 2 आ गया, तो यानी 2 रूट का मल्टीप्लाई करने पर एक 2 बनता है। समझ में आया? और 2 2 का मल्टीप्लाई करने पर एक 4 बन जाता है। यहाँ पे इस 4 की अगर हम कैलकुलेशन करते हैं बाय द फॉर्म ऑफ 2 नॉट √2, तो देन वी कैन रिटन अबाउट 2 टाइप्स ऑफ नंबर। 1 इज़ पॉजिटिव नंबर, सेकंड इज़ नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2 नंबरों में हम इनको तोड़ देते हैं, तो इस 2 को हमें 2 नंबरों में लिखना पड़ता है। 2 प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी 2 हो सकता है, बिकॉज फॉर द रूट, इस रूट की वजह से। रूट की वैल्यू कितनी होती है? रूट की वैल्यू अगर हम समझें कि रूट की वैल्यू कितनी होती है, तो रूट की वैल्यू होती है, ये 2 आया, जब 2 उस तरफ जाएगा तो 1/2 के फॉर्म में आ जाएगा। अगर हम रूट हटाने की कोशिश करते हैं, 4 के ऊपर 1/2 लगाएंगे तो इस रूट की वैल्यू होती है 1/2। इस रूट की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। इसको इम्पॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना कि रूट की वैल्यू 1/2 होती है, क्योंकि आने वाले भी क्वेश्चन 1.6 में आप पढ़ेंगे कि यदि 4 लिखा है, 4 के ऊपर 1/2 दे दिया, तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या होगा? 4 का हम स्क्वायर जानते हैं कि 2 का स्क्वायर है और मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 1 बराबर 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमने कंसेप्ट पढ़ाया है, कंसेप्ट को आप लोग लिख भी सकते हैं अपनी नोटबुक में, और चाहो तो ना भी लिखो, क्योंकि ये समझ में आना चाहिए। ये चीज़ें, आने वाली चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होंगी, थोड़ा देखना। अभी तो ये हमने √2 की बातें की, अब हम रूट और बढ़ाएंगे। यदि मान के चलो हम लिख दें √2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √6 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √7 मल्टीप्लाई √8, इतने हमने सारे नंबर रूट में लिख दिए। अब रूट में लिखने पर हमें कुछ नंबर ऐसे प्राप्त होने चाहिए जो हमारे डायरेक्ट बन जाएं। जैसे रूट इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारी कोई एक रूट में वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम इसको तोड़ के भी तो लिख सकते हैं, जैसे लिखा √2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √3, 2 3 या 6, और मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √7 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √4। अब इसको और एक्सपेंड करके लिखेंगे √2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई रूट के अंदर 5 मल्टीप्लाई रूट के अंदर 7 मल्टीप्लाई रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई रूट के अंदर 2 लिख दिया। जब हमने √2 के 2 लोगों का मल्टीप्लाई किया था तब एक 2 बनता था। हमने √2 के 2 लोगों का मल्टीप्लाई किया तो एक 2 बना। मल्टीप्लाई यहाँ पे भी 2 लोगों का रूट का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 2 बनेगा। यहाँ पे 2 √3 का मल्टीप्लाई करेगा, सेम उसी की तरीके से यहाँ पे भी एक 3 बन जाएगा। यहाँ पे लिखा रहने दो रूट के अंदर 5 मल्टीप्लाई रूट के अंदर 7, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 3 जा 12, यहाँ आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 जा 35।
रूट के अंदर 35 आ गया, यानी कि हमारी वैल्यू बनी 12√35, 12√35 आंसर आ गया। तो अब हमने कहा ये 12√35 आ गया, हमें इसको किस फॉर्म में लाना है, हमें इसको लेके आना है रैशनल फॉर्म में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, जब हम इसको रैशनल फॉर्म में लेके आएंगे तो हम ऊपर नीचे √35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे जो √35 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा √35 से, तो ये कंप्लीट एक नंबर बन जाएगा 35, और फिर 12 का मल्टीप्लाई 35 में कर देंगे, जिस हिसाब से P/Q में फॉर्म में बन जाएगा। इतनी सी बात अगर समझ में आई हो तो थोड़ा सवाल को समझें। मैं थोड़ा वीडियो देख लेता हूँ कि जो चल रही है कि नहीं चल रही है। हाँ ठीक है, समझ में आया, समझ में आया है तो फिर हम लोग अपने और आगे प्रसार बढ़ करते हैं। ये तो थे कुछ रूट के सवाल, जिस रूट में मल्टीप्लाइकेशन थोड़ा अच्छे से सीख लिया आप लोगों ने कि मल्टीप्लाई कैसे होता है कैसे नहीं होता है। अगर हम रूट के मल्टीप्लाई को बढ़ाकर उसके फ्रैक्शन फॉर्म के मल्टीप्लाई को सीखें तो कैसे करेंगे, देखना ज़रा गौर से समझना मेरे दोस्त। जैसे यहाँ लिखा 1/2 और मल्टीप्लाई 1/√2 मल्टीप्लाई 3/2, इस फॉर्म को हमें सॉल्व करना है। हमें पता है ये तीनों फ्रैक्शन फॉर्म में है, हमें ये पता है कि ये तीनों रैशनल नंबर भी हैं, लेकिन हमें सॉल्व किस में करना, मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करना है। एक इस फॉर्म में सॉल्व करना है कि इसी फॉर्म में हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यानी 1 का मल्टीप्लाई 1 में, उसका मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, फिर करेंगे 2 का मल्टीप्लाई 2 में, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे √2 में। तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3 बन जाए 3, फिर बन जाए 3, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 3। और नीचे मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4√2 आंसर आ जाएगा नीचे। ये तुम्हारा इसका आंसर आ गया। लेकिन इस आंसर को हम लोग लिख देंगे, लेकिन यदि वो बोल दे क्वेश्चन में, जैसे 1.4 में इसी तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे कि इस नंबर को रैशनलाइजेशन करके हमें आंसर दो, तब रैशनलाइजेशन करने पर आंसर कुछ अलग आएगा। पिछले 2-3 क्वेश्चन में हमने आपको बताया है। जैसे कि 3/4√2 लिखा है, 3/4√2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, √2 का मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा। इस √2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो गलत करोगे आप। फिर से समझो मेरी बात, यदि आप √2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर रहे हैं तो वो हो जाएगा एक किस्म से गलत। ऐसे क्वेश्चन में क्यों हो जाएगा सर, गौर से देखना। अब हम इस नंबर को तोड़ देंगे, तब हम इस नंबर को सही कर लेंगे। जब इस नंबर को तोड़ेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई में 1/√2, नहीं लिखेंगे, लिखना पड़ेगा ना, ऐसे ही लिखा कि 3/4 को अलग कर दिया, 1/√2 का मल्टीप्लाई में अलग लिख दिया। गौर से सुनना, मैं अभी आगे इसमें एक बात बताऊंगा। अब इसको तो सही ये नंबर लिखा है, रैशनलाइजेशन नंबर में लिखा है, पूर्ण नंबर में लिखा है, इसका हमें रैशनलाइजेशन करना है। तो इसके रैशनलाइजेशन में हम ये मेथड का यूज़ करेंगे, यानी √2 का मल्टीप्लाई ऊपर तो √2 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। इस स्थिति में जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 तो ये लिखा ही रहेगा, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, √2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो √2/2, √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो 2 आएगा। पहले वाले पे हम बता चुके हैं। अब इनका मल्टीप्लाई इसमें और इनका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है 3√2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 8। अब इसका आंसर आएगा 3√2/8। मेरे दोस्त समझ में आई बात कि 3√2/8 कहाँ से आया। हम अगर इससे ही प्रमीकरण करते तो प्रमीकरण हमारा कुछ ऐसे दिखता, कि 3/4√2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 4√2 लिखना पड़ता और यहाँ पे भी 4√2 लिखना पड़ता। फिर इसका मल्टीप्लाई होता है 3 चौको 12√2, फिर यहाँ 4 चौको 16 और मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई 2, 16 दूनी 32, यानी कि आंसर आता हमारा 12√2/32। हालांकि
4 तिया 12 चरुगट 32 यानी 4 से काट देंगे तो हमारा आंसर वही बनेगा 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32 यानी कि 3√2/8 यही आंसर आता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि आप यदि इस तरीके से करेंगे तो हमारा आंसर कुछ बड़े फॉर्म में आएगा जिसको हमें काटना पड़ेगा। काटने वाली स्थिति को हमने ख़त्म करके डायरेक्ट आंसर करना सिखा दिया, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना था, केवल 1/√2 में परमीकरण किया, √2 का ऊपर मल्टीप्लाई किया, √2 का भाई नीचे मल्टीप्लाई किया, जिससे हमारा आंसर सीधा सीधा सामने निकल के आ गया 3/√2/8। ऐसे सवाल देखने को अभी मिलेंगे। अब हम सवाल की ओर बढ़ेंगे। इन सवालों को समझने में हमें लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यदि आई होगी तो आने वाले सवालों में उन डाउट को भी क्लियर कर देंगे। रैशनलाइजेशन तो बहुत ईजी है। क्लास 9th को आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ लें, जिससे कि आप लोग क्लास 10th में झंडे गाड़ दें अपने अपने स्टेट बोर्ड से। यहाँ पे कोई वीडियो स्टेट बोर्ड से भी देखेगा, यूपी बोर्ड से भी देखेगा, कहीं किसी बोर्ड से देखेगा, तो उसका रिजल्ट आना चाहिए। अब जैसे 1.4 की एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ, पहली एक्सरसाइज का मतलब 1.4 का पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा, नीचे दिए गए हुए नंबरों का परमीकरण करना है। साफ साफ उसमें दिया गया है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन से परिमेय हैं और कौन कौन सी अपरिमेय हैं। हमें डिस्क्राइब करके बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या और कौन सी अपरिमेय संख्या है। पहला दिया है 2 माइनस का √5, 2 माइनस का √5 दिया है उसने। पहला दिया है क्वेश्चन 2 माइनस का √5। दूसरा क्वेश्चन कौन सा दिया है? दूसरा क्वेश्चन दिया है उसने एनसीईआरटी के हैं ये क्वेश्चन 3 माइनस का √23 और प्लस का √23, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दिया है उसने कौन सा? तीसरा क्वेश्चन दिया है 2√7/7 तीसरा क्वेश्चन है 2√7/7 चौथा क्वेश्चन समझिए। चौथा क्वेश्चन उसने दिया है 1/√2 और फिर 2π, 1/√2 और फिर लास्ट में उसने दिया है पाँचवा क्वेश्चन 100 मस स्टैंडर्ड क्वेश्चन है 2π वाला। अब हम समझेंगे इनको कि कौन सा इसमें से परिमेय संख्या है, कौन सा अपरिमेय संख्या है। बताने में कोई अर्ज नहीं होगा, सिंपल है। आप लोगों ने सवाल को एक बार और देख लो 2 मिनट के लिए। थोड़ा पानी पी के आता हूँ। चलो अब सवाल को सॉल्व करते हैं। लो ये सवाल आपके सामने है। सवाल में कोई बहुत बड़ी तोप है नहीं, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, अभी हाल जस्ट पढ़ाया। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, मैंने क्या दिया है तो एनसीईआरटी ने दिया है। पहला क्वेश्चन लिखता हूँ 2 माइनस का √5। ये बताओ आप परिमेय संख्या कि नहीं है। भाई ये परिमेय संख्या कहाँ से हो गई? परिमेय संख्या कहाँ से हो गई? ये परिमेय संख्या कैसे हो गई? परिमेय संख्या का तो ये 2-3 नियम थे, उन नियमों का फॉलो बिल्कुल नहीं हो रहा। एक नियम का भी फॉलो नहीं हो रहा। पहला ही नियम कहता है P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, तो कहाँ है? नहीं है ना। तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। ये कौन सा संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। ये अपरिमेय संख्या हो गई। दूसरी वाली देखो, इसमें को अगर हम सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस का √23 और प्लस का √23, ये 23 से 23 कट जाएगा, बचेगा कितना? 3 बचेगा।
लेकिन 3 हमारा इंटीजर है, इस वजह से 3 के नीचे अगर हम 1 लगा देंगे तो ये P/Q के फॉर्म में हो गया। और जब ये P/Q के फॉर्म में हो गया, दोनों इंटीजर हैं और Q 0 के बराबर नहीं है, इसने तीनों कंडीशन फॉलो कर ली, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। तो ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखें, इसको भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा। 2√7 अपॉन 7√7, √7 से √7 ख़त्म हो जाएगा, आंसर आएगा 2/7। ये हमारा P/Q के फॉर्म में दिख रहा है। P और Q दोनों इंटीजर हैं, Q 0 के बराबर नहीं है, तो ये हमारा परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या की सारी परिभाषाएं या सारी कंसेप्ट को ये फॉलो करता है, परिमेय संख्या कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/√2। 1/√2 जो है वो कैसी संख्या होगी? 1/√2 कैसी संख्या होगी? 1/√2 का चाहे परिमीकरण कर लो चाहे कुछ कर लो, 1/√2 हमेशा कैसी संख्या रहेगी? आप लोग गैस कर सकते हैं। 1/√2 में कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, उसमें जब तक रूट लगा रहेगा। अब आप लोग क्या करेंगे सर? आप एक काम करो, परिमीकरण कर लो सर, इसका शायद हो जाए, बात बन जाए। तो 1/√2 का जब हम परिमीकरण करेंगे, 1/√2 इसका परिमीकरण करने पर √2 का मल्टीप्लाई ऊपर और √2 का मल्टीप्लाई नीचे, तो ऊपर लिखा रहेगा √2 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो इस फॉर्म में आ गया। तो गया P/Q के फॉर्म में, दोनों इंटीजर भी हैं लेकिन एक इंटीजर नहीं है, डेसिमल में आएगा, और इसमें डाउट रहता है रूट के मामले में। तो रूट के मामले में ध्यान रखना, जब भी रूट दिख जाए, इट इज़ नॉट रैशनल नंबर, इट्स ऑलवेज रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो किसमें लगेगा? अपरिमेय संख्या में लगेगा जी, अपरिमेय संख्या में लगेगा मेरा दोस्त, अपरिमेय संख्या में लगेगा। साफ साफ आप लोगों ने समझ लिया कि √2 जहाँ दिख जाए, इस हिसाब से 2π है, 2π को भी हम अपरिमेय संख्या में लिखते हैं, अपरिमेय संख्या में लिखेंगे। यह अपरिमेय संख्या ही है। क्यों है? क्योंकि पाई की वैल्यू 2 होती है, एक 22/7 होती है, एक 3.1414 होती है। जो 22/7 होती है वो वैल्यू कब आती है? गिनी हुई चीज़ों पर। गिनी हुई चीज़ों का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे हमें उनकी ज़रूरत होती है, पाई बराबर 22/7 इन द फॉर्म ऑफ मेजरमेंट में, और मेजरमेंट के साथ साथ मेंसुरेशन में भी आती है। पाई बराबर 22/7 इज दैट नॉट ओरिजिनल वैल्यू। When we divided 7 to 22, then we get 3.1414 like that value, 3.1414, 14372, 3.14372 like that answer. Then decimal is coming in that number, so always it is a prime number, या always it is a rational number। इरेशनल नंबर की जो भी डेफिनेशन है वो सिंपल सी डेफिनेशन यही थी कि यदि कोई भी नंबर हो, कोई भी XYZ जिसमें डेसिमल आता है और डेसिमल का मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, तो वो नंबर और कुछ नहीं होगा परिमेय संख्या के अलावा। बस सिंपल सी कहानी थी। पहला है परिमेय, दूसरा है परिमेय, तीसरा है परिमेय, चौथा है अपरिमेय और पाँचवा है परिमेय संख्या। एक बार देख लो और अपनी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, उसको हमें हैंडल करना है। कुछ अपरिमेय संख्या दी है, उनको हमें सॉल्व करना है। जैसे पहली अपरिमेय संख्या दी है 3 + √3, 2 + √2। दूसरा 3 + √3 और 3 - √3। तीसरा √5 + √2 का होल स्क्वायर।
चौथा √5 माइनस √7, √5 माइनस √7, √5 माइनस √2, √5 प्लस का √2। इन चारों में दो क्वेश्चन ये एक जैसे हैं, ये क्वेश्चन कुछ डिफरेंट तरीके से एक जैसे हैं। यानी डिफरेंट तरीके से क्या, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और मल्टीप्लाई बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन सेम हैं। कुछ फार्मूला लिखवा देता हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ी हिंट हो जाएगी। यदि आप a प्लस बी में मल्टीप्लाई b प्लस सी में करते हैं, यदि कोई रूट है a प्लस √b, इसका मल्टीप्लाई आप √c प्लस √d में करेंगे, d बनाइए सर, तो हमें क्या प्राप्त होगा, बता के इरेज कर दूंगा, मोटी पट्टी में लिखते रहना। तो हमारा बनता है फॉर्मूला कितना, √ac प्लस √ad प्लस √bc प्लस √bd, ये हमारा बनता है फॉर्मूला। ठीक है, एक दूसरा फॉर्मूला और लिख देता हूँ। अगर कोई पूछे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप लोग नाक नहीं कटवाना, मेरी का अपनी खुद की नाक नहीं कटवाना, बता देना a² प्लस b² प्लस का 2ab। अगर कोई पूछे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें भी नहीं कटवाना, सिंपल है a² प्लस b² माइनस का 2ab। कोई पूछे बेटा अगर लिखा है a प्लस बी और a माइनस का b, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो a² माइनस का b²। अगर कोई पूछे क्यूब के मामले में, तो क्यूब के क्वेश्चन करवाएंगे तो क्यूब के भी फॉर्मूला लिखवा देंगे। अभी बिना टाइम वेस्ट किए, कुछ टाइम कम बचा है, उस टाइम का यूज़ करते हुए इन चारों सवालों को हैंडल करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने के प्रयास में रहेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चंस होगा आप लोगों के समझ में आएंगे। जिन क्वेश्चंस को समझ लो कि देख लो एक बार, इसी का भी हम यूज़ कर देंगे यहाँ पे और सिंपल तरीके से हो जाएगा। देख लिया, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखना, आप लोग सॉल्व कर दूंगा यहाँ पे, देखना। पहला क्वेश्चन है 3 प्लस का √3 और 2 प्लस का √2। इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, इस 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो, 3 2 6 और प्लस 3 √2, मल्टीप्लाई इस √3 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो, √3 मल्टीप्लाई 2 प्लस √3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो रूट के अंदर 6, यानी 6 प्लस 3 √2 और प्लस 2 √3 और प्लस का √6, ये इसका आंसर आ गया। ब्लू मार्कर माई ऑफ, ब्लू मार्कर्स ऑफ हो चुका है, ब्लैक ही से लिखना पड़ेगा, ये इसका आंसर है मेरे दोस्त, इसका आंसर यही है, उससे आगे कोई आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिख लेना वो वीडियो पॉज करके। दूसरा क्वेश्चन है कि 3 प्लस √3 और 3 माइनस का √3, एक वैल्यू दी है a प्लस बी में, एक वैल्यू दी है a माइनस बी में। a प्लस बी, a माइनस बी की वैल्यू मतलब a² माइनस का b², a² माइनस का b²। जब a² माइनस b² होगा तो इस 3 का स्क्वायर कर दो तो 3 3 9, इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस का माइनस का 3, तो 9 में से 3 जाएगा, बचेगा 6। सॉल्व करने का तरीका कितना रहेगा कि a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाने पर ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बनेगा 9, यहाँ बनेगा 3, यहाँ बनेगा 6, ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल देखो, सेम उसी तरीके से पहले वाले पैटर्न के हिसाब से, उसमें दे दिया स्क्वायर दे दिया, बस और कुछ नहीं है। रूट के अंदर 5 प्लस रूट के अंदर 2 का स्क्वायर। जैसे तुम्हें पता है कि a प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस का 2ab। सेम सी में भी अप्लाई कर दो तो यहाँ आ जाएगा √5 का स्क्वायर, इसको हम नीचे लिख दें यहाँ, तो √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 √5 मल्टीप्लाई √2, पर √5 का स्क्वायर हो गया 5, √2 का स्क्वायर हो गया 2, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों का 10, 5 2 7 प्लस का 2 √10, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल। अच्छा, समझ में आया कि नहीं आया? आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन 5 माइनस का रूट 2 और 5 प्लस का रूट 2। लास्ट क्वेश्चन चौथा, ये भी ऐसा ही है, a माइनस बी या a प्लस बी, तो बनेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर और माइनस रूट 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होगा 25 माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 नहीं होगा बेटा, रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, लिख दो 2। 25 माइनस 25 माइनस 2 इक्वल टू 23, ये आंसर हो गया। एक बार लिख लो आप लोग उसको, ध्यान है पूर्वक। आप लोगों को होमवर्क में हम लोगों ने सोचा है कि हम लोगों ने क्या, हमें नहीं सोचा है HW में क्या लिख के लाना है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 also, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इन सभी के स्क्वायर मुझे कल आप लोग, मुझे क्या, मैं यहाँ ऑफलाइन तो है नहीं, सॉरी, लेकिन इस सभी के स्क्वायर आप लोग याद करके रखना। आने वाली क्लासेस में मैं कुछ अपने क्वेश्चन ऐड करूँगा जिससे आप लोगों को और ज़्यादा सॉल्यूशन करने का मौका मिलेगा। और यहाँ पे क्वेश्चंस याद करने पर, इनको याद करने पर आप लोगों की सिंपलीफिकेशन करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत सरल हो जाएगी। अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म, और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैंने अभी पढ़ाया, जो लेक्चर दिया है क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 का नंबर सिस्टम में जो आखिरी पोर्शन बचा है रैशनलाइजेशन, परिमीकरण, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसी तरीके से हम लोगों के चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक पहुँचाएँ जिससे हम लोगों को और सपोर्ट हो, मोटिवेशन मिले और हम लोग अपग्रेड करके काम करें। थैंक यू मेरे दोस्त, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।